Hello students, in today's lecture number 7 on units and measurement, we shall discuss applications of dimensional analysis. There are three applications of dimensional analysis. What is dimension, what is dimensional formula, dimensional equation, non-dimensional variable, non-dimensional constant. Already we have discussed it, all these terms in lecture number 6. So now we come to the application of dimensional analysis. So first application of dimensional analysis is checking the dimensional consistency of formula और इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंस यानी ठीक है या नहीं है, ये चेक किया जा सकता है. एंड फॉर दिस बी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. किसका यूज करते हैं हम इसके लिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं. और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशनली करेक्ट होगा. कोई भी फॉर्मूला या जो इक्वेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशनली करेक्ट होगा इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स. यानी जो दो साइड होती हैं किसी भी इक्वेशन की, फॉर्मूले की, लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस, जितनी भी टर्म्स लेफ्ट साइड में हैं उन सबकी डायमेंशंस राइट साइड में जो भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस के यदि बराबर आ जाती है, यानी मैं कहूं कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस, तो हम कहेंगे कि वो फॉर्मूला और इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. और यदि बराबर नहीं आती है तो वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. और इसी का यूज हम इसमें करेंगे टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई फॉर्मूला, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जानते होंगे आप इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं. इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इसमें S है और S क्या है? डिस्टेंस है. और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, m तो 0 होता है, L 1 हो जाएगा और T 0 हो जाएगा. क्योंकि डिस्टेंस की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है. तो इसमें S का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो केवल L होगा. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T0. ये लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अब यदि मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में क्या है इसके? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है. अब यहाँ पर u क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है. और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो इसको आप बेस टर्म में लिख सकते हो, या फिर वेलोसिटी का सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो वो लिख दीजिए. नहीं पता है तो पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है, ये लिख दिया, इंटू टी लिख दिया, प्लस हाफ ए एक्सिलरेशन है. इसको भी हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फिर वेलोसिटी को लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन हो जाएगा. क्योंकि एक्सिलरेशन होता है v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v होता है d अपॉन टी और अपॉन टी, तो ये d अपॉन टी स्क्वायर आ गया. कौन? एक्सिलरेशन. ठीक है, ये आ गया. और इनटू में टी स्क्वायर है. अब देखो टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया? d. और यहाँ भी क्या आया? d/2. तो 1/2 का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं. अब इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो भी डिस्टेंस आएगा. कितना आएगा? 3d/2 आएगा. अब ये 3/2 का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है, कांस्टेंट है. तो जो d आया वो बेसिकली क्या आया? डिस्टेंस आया. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा? L आएगा. जिसे और क्या लिखा जा सकता है? m0 L1 T0. और यही डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेफ्ट साइड का आया था. तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली ओके है, करेक्ट है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, चेक करते हैं इसको. तो इसकी वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. अब हाफ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है.
आप कांस्टेंट को तो हम छोड़ देते हैं, और m क्या है, मास है, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया, और v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सीधे लिखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो l अपॉन टाइम होगा, l अपॉन टाइम होगा, ये होगा वेलोसिटी, और होल स्क्वायर है, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, m और ये हो गया L2 और m1 हो गया, और t स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा या नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब राइट हैंड साइड को यदि मैं देखूं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है mgh, ठीक है, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मास हो गया, और g क्या है, एक्सिलरेशन है, और एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप सीधे लिख सकते हैं, क्या होता है, m0 L1 m0 L1 m0 L1 और t-2, ये होता है एक्सिलरेशन का, ठीक है, और हाइट h का क्या होगा, L होगा, हाइट h का क्या होगा, L होगा, तो ये कितना निकल के आया, ये m0 है और ये m1 है, तो m1 हो गया 1 + 0, m की पावर 1 हो गया, और L की पावर 1 ये है और 1 ये है, तो 2 हो गया, और t की पावर -2। अब देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर नहीं है, बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं किसी फॉर्मूला और इक्वेशन की, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है देख लेते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला जा सकता है। सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं, MKS सिस्टम होता है, CGS होता है, FPS होता है। तो मान लीजिए कोई यूनिट MKS में दे रखी है, उसको CGS में बदला जा सकता है, या फिर CGS में दे रखी है तो MKS में बदला जा सकता है। यानी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। अब इसमें हमने ये आपने पहले पढ़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्या पढ़ा है कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी n इंटू यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो इक्वल कांस्टेंट अपॉन यू आ जाएगा, तो एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, Q बराबर n इंटू यू। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लीकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने लिखा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये इक्वेशन लिखा। ये इस इक्वेशन में जो n1 u1 है ये एक सिस्टम नंबर 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, और n2 u2 यहाँ पर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिस्टम नंबर 2 में, सिस्टम नंबर 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, और सिस्टम नंबर 2 में यूनिट क्या है, u2 है। किस फिजिकल क्वांटिटी की, Q की। और सिस्टम 1 में फिजिकल क्वांटिटी Q की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट क्या है, u1 है सिस्टम 1 में। तो हमें मान लीजिए सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में बदलना है, या सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में बदलना है यूनिट को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, n2 is the numerical value in system 2, u1 is the unit of measurement of quantity in system 1 and u2 is the measurement of quantity in system 2। यहाँ तक क्लियर है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये यूनिट्स की बात हो गई यहाँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, u1 ये दो सिस्टम मान लेते हैं, दो सिस्टम हमने मान लिया। तो u1 जो है वो क्या लिखा जाएगा, दो सिस्टम है हमारे पास, एक तो है सिस्टम 1, एक तो क्या है, सिस्टम 1 है। तो देखिए मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ सिस्टम 1 और इधर लिख देता हूँ सिस्टम 2, ठीक है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिस्टम 1 में u1 का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला u1 का, तो m1 रेज टू दी पावर a, l रेज टू दी पावर b, t रेज टू दी पावर c, ऐसे ही तो लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। a b c पावर्स हैं, और ये सिस्टम 1 में है इसलिए m को 1 लिख दिया, l को 1 लिख दिया, t को 1 लिख दिया। ऐसे ही सिस्टम 2 में u2 यूनिट क्या लिखा जाएगा, m की पावर a, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है,
ठीक है। ये mlt क्या है, बेस यूनिट्स हैं, ये आप जानते हो, और ये सिस्टम 2 में है तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही इसमें n न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है। नाउ अब आप क्या जानते हो, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो यहां से n2 निकाला जा सकता है। इस इक्वेशन को जान सकते हैं, ये कांस्टेंट रहता है, n1 u1 किसके बराबर आता है, n2 u2 के। अब इसमें u1 और u2 की वैल्यू रखो और n2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो n1 को हम n2 में बदल देंगे, n2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालिए, n2 क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा आपका n1 u1 अपॉन u2, यही तो हो जाएगा। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, n2 इज इक्वल टू n1, u1 क्या था, m1 l1 t1, और पावर में m की पावर में a और l की पावर में b और t की पावर में c था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ u2 क्या था, u2 था m2 l2 t2, और पावर में क्या था, a b और c था। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और आगे चलें, n2 इज इक्वल टू n1। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 लिखो, m1 और m2 की पावर a है तो ऐसे लिखा जा सकता है, इनटू l1 अपॉन l2, l1 और l2 की पावर भी b है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, t1 अपॉन t2, t1 t2 की पावर क्या है, c है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। यानी यदि आपको n1 गिवन है तो आप n2 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यानी इस सिस्टम 1 में आपको यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो सिस्टम 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझेंगे, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमें किस में बदलना है, मान लीजिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आगे लिखा है, देखिए, यस, 1 जूल को अर्ग में बदलना है। मान लीजिए किसको, 1 जूल को किस में बदलना है, अर्ग में बदलना है। तो 1 जूल तो हो गया पहला सिस्टम, सिस्टम 1 क्या हो गया, सिस्टम 1 क्या हुआ, सिस्टम 1 हो गया 1 जूल। ठीक है, और सिस्टम 2 क्या हो गया, सिस्टम 2 हो गया अर्ग। अब आप जानते होंगे जूल और अर्ग किसकी क्वांटिटी है, सॉरी यूनिट है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी एंड अर्ग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो ये जो जूल है ये तो MKS सिस्टम में है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में, और अर्ग जो है ये CGS सिस्टम में है। तो हम जानना चाहते हैं कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो देखिए 1 जूल और ये अर्ग है, अर्ग हमें दे नहीं रखा कि कितना अर्ग है। ठीक है, तो पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को पहचान लो बेटा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट से पता चल रहा है कि वर्क हो सकता है या एनर्जी हो सकता है। तो ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी कौन हो गई, फिजिकल क्वांटिटी इधर लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी हमने आइडेंटिफाई की। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, ये वर्क या फिर आप कह सकते हो एनर्जी। ठीक है, दोनों की सेम होती है यूनिट्स। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमने पहचान ली। अब सिस्टम 1 में देखिए, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n1 को, और जूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, और एनर्जी का जो भी यूनिट होगा वो u1 हो जाएगा। ये सिस्टम 1 में हो गया। और सिस्टम 2 में देखो, u2 तो हमें दे रखा है, u2 यूनिट दे रखा है सिस्टम 2 में, लेकिन n2 हमें नहीं दे रखा, n2 नहीं दे रखा। n2 हमें क्या करना है, निकालना है, n2 निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो u1 क्या होगा, ये देखो u1 क्या होगा, u1 लिखो पहले, u1 क्या होगा, किसका यूनिट होगा, जूल यानी एनर्जी का। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो अलग से रफ में निकाल लो आप एनर्जी का। एनर्जी या वर्क एक ही बात है। ठीक है, इसका निकालो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या हाफ mv², किसी से भी निकाल लो। वर्क और एनर्जी, वर्क का और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का होता है। तो फोर्स का कितना होता है, m1 l1 t-2, ये तो फोर्स का होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सिलरेशन। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका हो गया l। ठीक है, l1 या l लिख दो। तो ये क्या कितना निकल के आया, m1 l2 t-2, ये निकल के आया किसका, वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी ये जो u1 है, ये क्या आया बेटा,
m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ये u1 इसके बराबर आ गया या नहीं, u1 का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये सिस्टम 1 में है इसलिए नीचे 1 लगा दो। नीचे जो लग रहा है सब स्क्रिप्ट में वो तो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर जो लगा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में ये पावर्स हैं। ठीक है, अब इसमें n2 हमें निकालना है, u2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यूनिट को आप चाहे MKS सिस्टम में लिखो या CGS सिस्टम में लिखो, यूनिट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो वही रहने वाला है, m1 l2 t-2, ये तो वही रहेगा, केवल सिस्टम बदल जाएगा, ये सेकंड सिस्टम में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब n1 u1 है और n2 u2 है, तो देखो सेंस n1 u1 इज इक्वल टू क्या होता है n2 u2, ऐसे लिख दो। अब यहाँ से n2 इज इक्वल टू n2 ही तो निकालना है हमें, तो n2 क्या होगा n1 u1 अपॉन u2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब u1 u2 की वैल्यू रख दो आप, n2 n1 u1 की वैल्यू क्या है ऊपर रखो, m1 l1 t1, और पावर्स में क्या है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, ये तो u1 है। और u2 क्या है m2 l2 t2, और पावर में क्या है 1 2 -2। ठीक है, ये है, क्लियर है। अब यहाँ से n2 की वैल्यू निकालो, n1 कितना है, n1 की वैल्यू रख दो, n1 कितना है 1 है, n1 को 1 लिख दो आप, बार बार n1 लिखने की जरूरत नहीं है, n1 1 दे रखा है हमें। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है m1 अपॉन m2, m1 और m2 की पावर सेम है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, l1 और l2 की पावर सेम है कितनी 2, ये 2 आ गया। t1 और t2 की पावर सेम है, ये लो -2 आ गया। समझ गए यहाँ तक। अब देखो n2 अभी निकला नहीं है, अब हमें किस में दे रखा है, सिस्टम 1 में यूनिट दे रखा है। सिस्टम 1 क्या है MKS है, सिस्टम 1 किससे पता चल रहा है कि MKS है, जूल से। तो जूल में मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम लिखते हैं, लेंथ को मीटर लिखते हैं और टाइम को सेकंड लिखते हैं। और ये CGS है, CGS में मास को क्या लिखते हैं ग्राम, और लेंथ को क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, और टाइम को क्या लिखते हैं सेकंड। यानी m1 तो हो गया आपका क्या, m1 तो हो गया किलोग्राम, m1 क्या हो गया किलोग्राम, और m2 क्या हो गया ग्राम, लिख देंगे या नहीं, पावर 1। और L1 यानी सिस्टम 1 में लेंथ क्या होता है मीटर, MKS है ना सिस्टम 1 यहाँ पर इसलिए, और L2 क्या होगा सेंटीमीटर, CGS है सेकंड सिस्टम इसलिए। और टाइम तो दोनों ही सिस्टम में क्या होता है सेकंड होता है, टाइम तो दोनों में ही सेकंड होता है, ऑल रेज टू द पावर -2। अब देखो सॉल्व करो इसको, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें n2 किसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, यानी हमें इनको CGS में बदलना है। तो 1 किलोग्राम क्या है, ये MKS है, तो CGS में किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, और नीचे ग्राम है ही, और पावर 1 हो गया। और मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह लिखा 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर, और होल रेज टू द पावर 2, और ये तो आपस में कैंसिल हो गए तो 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो पहले तो आ गया यहाँ 1000 आ गया, 1000 की पावर 1 है तो 1000 ही आएगा, इंटू 100 की पावर 2 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 10 की पावर कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। ये 10 की पावर 7 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, n2 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7। इसका मतलब 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है, n2 की जगह क्या लिख दें 10 की पावर 7, n2 की जगह क्या लिख दें 10 की पावर 7, तो 1 जूल बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग। पता लग गया हमें 1 जूल का वैल्यू किसके बराबर आ गया बेटा, 1 जूल हमने निकाल लिया 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर, निकल गया है। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हमने 1 जूल को 10 की पावर 7 अर्ग में दे रखा था, बदला है। अगर हमें 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग कह रहा है और उसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है जूल में, तो वो भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे एग्जांपल ले लेते हैं। आगे एग्जांपल देखिए, द SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स आर न्यूटन एंड डायन।
यानी ये जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ये तो MKS यूनिट है, SI यूनिट जिसको आप कह रहे हो SI सिस्टम में, और डाइन जो है ये फोर्स की CGS यूनिट है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है ये हमें पता करना है। तो देखिए 2 सिस्टम है हमारे पास, 1 न्यूटन को किस में बदलना है हमें, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, और कितना डाइन होता है ये हमें पता नहीं है, निकालना है। तो ये सिस्टम 1 हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम 1। सिस्टम 1 किस कौन सा है, SI को ही हम क्या कहते हैं, MKS। ठीक है, और ये हो गया सिस्टम 2। और सिस्टम 2 क्या है बेटा, सिस्टम 2 क्या है, CGS क्या है, CGS है। ठीक है, अब सिस्टम 1 में देखिए N1 की वैल्यू क्या है, 1, N1 तो 1 हो गया। और U1 क्या होगा, U1 न्यूटन है। न्यूटन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, पहचानो, फोर्स का होता है। ठीक है, इसमें तो दे रखा है हालांकि, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो U1 मतलब किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, U1 फोर्स का। अब फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T-2, ये फोर्स का होता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, निकाल सकते हैं F = ma। तो ये सिस्टम नंबर 1 में है तो नीचे 1 लगा दिया। अब ऐसे ही ये डाइन है। ठीक है, अब इसमें ये N2 तो निकालना है हमें, N2 तो निकालना है, लेकिन डाइन क्या है, CGS यूनिट है, किसका, फोर्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहने वाला है ना, MLT। M की पावर में कितने रहना है, 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। लेकिन सिस्टम बदल गया, सेकंड सिस्टम में है, ये CGS सिस्टम में है। तो अब वही करो, N1U1 = N2U2 ऐसे लिख दिया। अब यहां से N2 निकाल लो, N2 क्या आ जाएगा, N1 इंटू U1/U2 ये आ जाएगा। अब N1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 रख दिया। U1 का वैल्यू रखो, U1 का मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कितना, M1 L1 T1, और पावर्स क्या है, 1 1 -2, और U2 क्या है, M2 L2 T2, और पावर्स क्या है, 1 1 -2, ये पावर्स हो गई। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करो, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लिखा जा सकता है, M1/M2 होल पावर 1 हो गया। इसको लिखा जा सकता है L1/L2 होल की पावर 1 हो गया। इसको लिखा जा सकता है T1/T2 होल पावर -2 हो गया। अब हमें बदलना किसको किस में है, MKS को यानी SI सिस्टम को किस में बदलना है, CGS में बदलना है। तो देखिए, अब इसका मतलब M1 के कौन सा सिस्टम का मास है, M1 मास, M1 कौन से सिस्टम में है, 1 सिस्टम में है, सिस्टम नंबर 1 में है। और सिस्टम 1 क्या है, SI में मास को क्या लिखा जा सकता है, किलोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, M1 किलोग्राम हो गया, और M2 क्या हो गया, ग्राम, CGS में है, होल की पावर 1। L1 क्या होता है, लेंथ, MKS में या SI में मीटर, और L2 लेंथ क्या होगा, CGS में सेंटीमीटर, और टाइम तो आप जानते हो सेकंड/सेकंड हो जाएगा। ठीक है, MKS में भी सेकंड और CGS में भी सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब किलोग्राम का मतलब कितना होता है, हमें CGS में ही तो बदलना है MKS को, तो किलोग्राम की जगह लिख दो 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम है और होल पावर 1 है। ठीक है, और इनटू में मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और नीचे सेंटीमीटर, और होल पावर कितनी आई, होल पावर ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, और इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1000 तो ये रहा और 100 ये, तो 1000 इंटू 100 मतलब 10⁵, यानी N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10⁵ आ गई। इसका मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर आया, इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। समझ में आ गई, इस तरीके से 1 न्यूटन को हम डाइन में बदल सकते हैं। इसका उल्टा भी पूछ सकता है वो एग्जाम में कि 10⁵ डाइन को न्यूटन में बदलिए। ठीक है, तो ऐसे भी उसको भी कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हुआ। ठीक है, चलो एक सवाल और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक सवाल और ले लेते हैं इसके ऊपर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझना। एक कैलोरी मतलब हीट की बात कर रहा है, और हीट क्या होता है, एनर्जी। ये CGS यूनिट होता है बेटा हीट का।
जैसे जूल एसआई यूनिट होता है ना हीट का, वैसे ही कैलोरी सीजीएस यूनिट है। एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल अबाउट 4.2 जूल। और 1 कैलोरी कितने के बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और 1 जूल बराबर कितना है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम, हम एक सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल अल्फा किलोग्राम, और लेंथ किसके बराबर है? बीटा मीटर, और जो टाइम है वो किसके बराबर है? टाइम इज गामा सेकेंड, सो दैट ए कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। यानी आपको बदलना है किसको? 1 जूल को। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, इसको किलोग्राम मीटर और सेकंड में बदलना है। किलोग्राम मीटर और सेकंड में बदलना है। किलोग्राम मीटर और सेकंड, यानी अल्फा बीटा और गामा में बदलना है। समझ में आ गई बात? किस में बदलना है? अल्फा बीटा और गामा में बदलना है। तो कैसे बदलें? तो देखिए, आपको बदलना है क्या नाम से, एक यूनिट हो गया आपका 1 कैलोरी। 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी इसको बदलना है आपको इसमें। ये होता है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, +2 है ये। ठीक है, 1 कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड दिस इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, इतना होता है। और 1 कैलोरी को हमने क्या लिखा? 4.2 जूल, 4.2 जूल। और जूल की जगह क्या लिख देंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है तो -2 ऊपर हो जाएगा, और ये 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर, यानी ये बराबर प्रूव करना है। तो N1 N2 तो हमें दे रखा है, N1 N2 दे रखा है। ठीक है, ये N2 हम, हाँ N2 निकालना है, N2 मैग्नीट्यूड निकालना है ना, N2 निकालना है बेटा। क्या निकालना है? N2 निकालना है कि 1 कैलोरी इसके बराबर होता है, 1 कैलोरी इसके बराबर होता है। ठीक है, तो N2 निकालने के लिए N1 कितना दे रखा है? 4.2, इसको N1 मानेंगे, इसको सॉरी इसको N1 मानेंगे। और ये कितना मतलब इस टर्म में लिखना है, एज ए मैग्नीट्यूड दिस, ये शो करना है। यानी 4.2 N1 हो गया, 4.2 क्या हो गया बेटा? N1 हो गया। और U1 क्या हो गया? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे U1 लिख दो। U1 क्या आ जाएगा? किलोग्राम का मतलब मास, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, L2 हो गया। और मास एक बार है, और टाइम कितनी बार है? -2। तो ये सिस्टम 1 में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया U1। ठीक है, सिस्टम 1 में आ गया। किस में आ गया ये? सिस्टम 1 में आ गया। अब सिस्टम 2 में देखिए, अब सिस्टम 2, अब दूसरा ये हमें प्रूव करना है। अब हम तो मान के चलेंगे कि ये दे ही नहीं रखा, ये दे ही नहीं रखा, ये तो मैंने बराबर लिख दिया है क्योंकि इसके प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है। मान के चलिए कि ये हमें दे ही नहीं रखा, ऐसे मानिए। ठीक है, तो N2 और क्या लिखेंगे? U2। ठीक है, अब N2 तो हमें क्या करना है? निकालना है। N2 तो निकालना है, और U2 क्या होगा? वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, M1L2T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होने वाला है, केवल सिस्टम बदल गया। अब वही N1U1 इज इक्वल टू N2U2। भाई ये मैंने आपको बराबर लिखा है क्योंकि ये प्रूव करना है, सो दैट करना है। ये दे नहीं रखा है, ये तो प्रूव करना है, तो इसको मान के चलिए कि ये है ही नहीं, तो ये वैल्यू N2U2 के बराबर है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से N2 क्या आ जाएगा? N1U1 अपॉन U2, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो N2 इज इक्वल टू N1 का मतलब 4.2, N1 कितना है? 4.2। ठीक है, N1 कितना है? 4.2। और U1 कितना है? U1 है M1L1T1 और पावर कितनी है? 1 2 -2। ठीक है, और U2 क्या है? M2L2T2 और पावर कितनी? 1 2 -2। ठीक है, ये है। अब यहाँ से N2 को क्या लिख सकते हैं? N2 इज इक्वल टू 4.2 और ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 होल पावर में 1, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 होल पावर में 2 और T1 अपॉन T2 होल पावर में -2। ठीक है, और ये 4.2। चलिए अब M1 तो किलोग्राम है, M1 तो कितना है? किलोग्राम है। और M2 कितना दे रखा है? ये देखो, ये M2 अल्फा किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, अल्फा केजी लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 1
L1 कितना है, मीटर स्क्वायर है। L1 मीटर में है ना, तो L1 मीटर लिख दिया। और L2 कितना दे रखा है, देखो जरा, लेंथ इज बीटा मीटर। ठीक है, बीटा मीटर लिखो यहाँ पर, बीटा मीटर, और होल की पावर 2। और T1 सेकंड में है, इसमें तो सेकंड में है। ठीक है, और जो T2 दे रखा है हमें सेकंड सिस्टम में, गामा सेकंड है। कितना है, गामा सेकंड, ये गामा और सेकंड, होल की पावर -2। अब देखो जरा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब देखो क्या आ गया, 4.2। एल्फा ऊपर जाएगा तो एल्फा की पावर -1 और होल की पावर 1, तो -1 ही आएगा। अब इसमें बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -1 होगा, ऊपर जाएगा, लेकिन 2 है होल स्क्वायर में तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ गामा ऊपर जाएगा तो गामा की पावर -1 और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो यही आ गया, यही प्रूव करना था। 4.2 अल्फा रेज टू द पावर -1, बीटा रेज टू द पावर -2 और गामा स्क्वायर, यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन देखो। थर्ड में क्या काम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं, यानी डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन डिराइव किया जा सकता है किसकी हेल्प से, किसी फिजिकल क्वांटिटीज का, या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव किया जा सकता है किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो डिराइव कर सकते हैं किसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ये थर्ड एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस। जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है ना बेटा, हमें यह पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, एंड कंसीडर इट एज ए प्रोडक्ट, और जिन पर डिपेंड करती है उनको प्रोडक्ट में लिखो। ठीक है, और ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दे रखी है, यानी जिस क्रम में दे रखी है उसी क्रम में लिखना है। जैसे सवाल के जरिए समझते हैं इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, उसका जो वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है। देखो फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं, ये देखिए, फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और ये डिपेंड करती है, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, नंबर 1, देखो उसी ऑर्डर में लिखना है, ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोड्स, लेंथ L पर डिपेंड करती है। दूसरा, टेंशन F पर डिपेंड करती है। तीसरा, इन द एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 पर डिपेंड करती है कौन, ये फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्रम क्वेश्चन में दे रखा है ना उसी क्रम में लिखा हमने। अब फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिख दो म्यू, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो। सबसे पहले लेंथ L की पावर में A लिख लो। ठीक है, दूसरा टेंशन की पावर में B लिख लो। तीसरा मास पर यूनिट लेंथ की पावर में C लिख लो। ऑर्डर वही रखना है, कहीं ऐसे मत कर देना कि फोर्स को पहले लिख दिया, मास को पहले लिख दिया, मास को, लेंथ को बाद में लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, और पावर में A B C इसी ऑर्डर में लगानी है। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी का इसको इक्वल लिख दो चलो, और कांस्टेंट को 1 मान लो। कांस्टेंट को क्या मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक ठीक है, सब क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला सोचो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो सोचो, जानते हैं आप सब। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए भाई। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो देखो मैं यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट की कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड।
तो 1/t आएगा, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 और 1/t है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल लेंथ का क्या होता है, ये l लेंथ है तो l हो गया और पावर में a हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये f क्या है, फोर्स है, और सॉरी टेंशन है। टेंशन भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, वही इस टेंशन f का होगा, पावर में b। ठीक है, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास अपॉन लेंथ हो गया ना, ये मास अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-1 और पावर में c। यदि यहां तक आपने ठीक कर दिया तो आगे तो ठीक हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ये समझ के करना है। अब क्या करना है आगे, आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें इसको तो एज इट इज लिखो, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने। अब इधर m वाली पावर्स को एक बार में एक साथ लिखो, पहले लिखो m की पावर 1 और होल b है, m की पावर 1 और होल में क्या है, होल रेज टू दी पावर b है। तो m रेज टू दी, पहले इसको चलो सॉल्व कर लो, ऐसे लिख लो, नहीं ये पावर को अंदर ले आओ, l a, इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर c और l की पावर -c। चलिए अब तो इजी हो गया, अभी ये मैंने केवल पावर को अंदर लिया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो इसको, आगे सॉल्व करें इसको। हाँ जी, तो क्या लिखा, लेफ्ट साइड में तो है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, t की पावर -1, ये है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आ गया l की पावर a। ठीक है, सबको एक साथ लिख लो, ये देखो आपको दिखा देता हूँ, यही तो था, यही तो था। ठीक है, l की पावर a लिखा, और b भी है l की पावर, और c भी है -c, तो a प्लस b -c, l की पावर्स को एक साथ लिख लिया। फिर m देखो, m की पावर b है, फिर t देखो, t की पावर में -2 भी है और -c है, -2b -c। लेकिन अभी ऑर्डर हमें ये सब इंक्लूड कर लिया ना हमने। ठीक है, l की पावर ले ली a b c -c, m की पावर ले ली b प्लस c, t की पावर ले ली -2b -c। अब इसमें क्या करना है आगे, अब इसका ऑर्डर ठीक कर लो, m को पहले, l को बाद में, फिर t को लास्ट में लिखना है, ऐसे लिख लो। तो m को पहले लिख लो b प्लस c, l को फिर यहाँ लिखो। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ऑर्डर भी ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए ऑर्डर, पहले m को लिखना है, फिर l को, फिर t को। ठीक है, अब दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t। तो m की पावर को कंपेयर करो, m की पावर 0 है और इधर m की पावर b प्लस c, तो b प्लस c बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, l की पावर को कंपेयर करो, इधर l की पावर 0 है और इधर a प्लस b माइनस c है, तो a प्लस b माइनस c बराबर 0 आ गया। t की पावर को कंपेयर करो, इधर -1 है और इधर -2b माइनस c है, तो -2b माइनस c इज इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से देखो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -c आ गया। इसको अभी हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसको सॉल्व कर लो लास्ट वाले को, तो माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ये 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और b की जगह क्या लिख सकते हैं, -c लिख सकते हैं। तो 2b की जगह -c लिखा पहले से, इसका b का वैल्यू -c रख दिया, प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये -2c प्लस c इज इक्वल टू 1। 3 इक्वेशन हो गई ना, इन तीनों को सॉल्व करना है और abc की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया -c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर है, c इज इक्वल टू -1, ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू यहाँ रखो -1, ये तो माइनस पहले से और c की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। c और b आ गए, अब c और b आ गए तो यहाँ पे रख दो, a भी आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से भाई, c माइनस b होगा,
ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है -1 और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आई -2, ए की वैल्यू कितनी आई -2। इस तरीके से इन तीनों इक्वेशन से पावर कंपेयर करने के बाद हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब ये एबीसी की जो वैल्यूज आई हैं, एबीसी की जो वैल्यूज आई हैं, ठीक आई है ना भाई, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा था और a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा था और -2b देखो जरा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ जी बेटा, ये देखो ये -2b, t तो इधर है ही नहीं ना, हम -2b लेंगे ना, t -2b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। हाँ c है ही नहीं, t और कहीं है ही नहीं, तो -2b इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये देखिए ये c नहीं आएगा यहाँ, c तो है ही नहीं, -2b, तो -2b इज इक्वल टू -1 यानी 2b इज इक्वल टू 1, यानी ये सब गलत हो जाएगा। और b की वैल्यू करेक्ट कर लेना, b की वैल्यू यहाँ से आ गई हाफ, b की वैल्यू क्या आ गई हाफ आ गई इससे, ठीक है। ये b की वैल्यू आई, b की वैल्यू हाफ आने से यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू -c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -v यानी -हाफ, c की वैल्यू आ गई -हाफ, c की वैल्यू -हाफ, b की वैल्यू हाफ और a की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू c माइनस b है, तो a इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है -हाफ और b का वैल्यू क्या है -हाफ, तो -हाफ कितना हो गया -1, तो a की वैल्यू आ गई -1। ये अब करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे मेरे से गड़बड़ हुआ, मैंने c भी ले लिया था, तो वैसे ध्यान रखना थोड़ा। तो a b c की आप वैल्यूज रख दो, कहाँ पर, इस इक्वेशन में रखो बेटा, इस इक्वेशन में रखो। ये जो इक्वेशन है ना जो हमने शुरू में ली थी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू l की पावर a कितना आया -1, f की पावर b कितना आया 1/2 और m की पावर c कितना आया -हाफ, कितना आया -हाफ। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो जरा इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, इसको लिखा जा सकता है l नीचे चला जाएगा, ये आ गया, और इसको लिखा जा सकता है f/m √ लिखा जा सकता है ना, m को नीचे ले जाएंगे तो ये लिखा, ये फॉर्मूला आ गया किसका, फ्रीक्वेंसी का, और यही होता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा फिर। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल। सेंट्रीपिटल फोर्स है एक जो किसी पार्टिकल पर लग रहा है और वो यूनिफॉर्मली एक सर्किल में मूव कर रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी मैंने दे रखी है जो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स नंबर 1 मास m, नंबर 2 वेलोसिटी, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दे रखा है ना उसी ऑर्डर में लिखना है, तीसरा क्या है रेडियस r, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को F कह रहा है वो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv/r, और m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इक्वल कर दो, कांस्टेंट को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, v की पावर b, r की पावर c, ठीक है। ये आ गया। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फोर्स m1 L1 T-2, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। राइट साइड में m क्या है, मास है, तो मास को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है L1 T-1, यही होता है ना v। डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे। और r क्या है, रेडियस, यानी ये डिस्टेंस होता है तो L हो जाएगा और इसकी पावर में c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, m1 L1 T-2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो m की पावर a, ठीक है, ऐसे लिख लिया, इसको लिख लिया l की पावर b, t की पावर -b, इसको लिख लिया l की पावर c, ठीक है। और थोड़ा सा सिस्टमेटिक करो, L1 T-2। अब सबसे पहले m की पावर देखो, इसमें a ही तो है और कहीं m है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। फिर l देखो, l की पावर b है और l की पावर c, तो b प्लस c हो जाएगा।
और t केवल एक बार है, t की पावर माइनस b, ये आ गया। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, m l और t की पावर्स को कंपेयर कर दो। तो m की पावर को कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, a इज इक्वल टू 1 आ गया। और l की पावर को कंपेयर करोगे तो यहाँ b प्लस सी और यहाँ 1, तो b प्लस सी बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। t की पावर को कंपेयर करोगे तो यहाँ माइनस b या माइनस 2, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस 2, यानी v इज इक्वल टू 2 आ गया। v की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। जब b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, 1 माइनस b, तो 1, b की वैल्यू कितनी है 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो देखना a की वैल्यू प्लस 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, ये जो वैल्यूज आई हैं ए बी सी की यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा f की पावर में f इज इक्वल टू हो जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा m की पावर a, a कितना आया था हमारा, a आया था 1, m की पावर 1 इंटू v की पावर में b था, और v कितना आया, b की वैल्यू आई हमारी 2, ठीक है, और इंटू क्या था r, और r की पावर c, और c कितना आया था हमारा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, f इज इक्वल टू देखो m v स्क्वायर, तो ऊपर m की पावर 1 मतलब m लिखा जा सकता है, v स्क्वायर, और r की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाओ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। आ गया। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से। तो ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस की तीनों एप्लीकेशंस बताई। आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, कहीं समझ में नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।